हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो यहाँ पे प्रश्न किया गया है वो इस बात को लेकर है कि पहला जो विवाह है वो भंग हुआ, डाइवोर्स हुआ और सेकंड मैरिज की क्या संभावनाएं लगती हैं। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा कि जो राहु की दशाएं चल रही हैं उसका प्रभाव कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार इस कुंडली में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। सबसे पहली कंडीशन में जैसे ही आप इस कुंडली को खुला हुआ देखेंगे तो आप समझेंगे कि राहु और केतु के बीच में किसी भी तरीके से कोई ग्रह मौजूद नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं जीवन में एक सर्टेन एक्सेस जो है वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। बहुत से लोग इसी कंसेप्ट को कहीं ना कहीं काल सर्प योग के रूप में देखते हैं। पहली कंडीशन कि कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है तीसरे भाव से लेकर तकरीबन तकरीबन सप्तम भाव तक। ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट हाउस का जो संबंध है उसको ध्यान से देखिएगा। एसेंडेंट जो लिखा हुआ है ASC वो है पूर्व आषाढ़ा में। पूर्व आषाढ़ा में होने की वजह से उसके जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे शुक्रदेव। और शुक्र जो हैं वो इस कुंडली में कहीं ना कहीं छठे भाव के भी स्वामी हैं। पहली बात। दूसरी चीज कि शुक्र इस कुंडली के अंदर दसम भाव में तो बैठ गए लेकिन नीच राशिस्थ अवस्था में माने जाएंगे। और शुक्र का जो 20-21 डिग्री के आसपास जब शुक्र होता है तो वो तकरीबन तकरीबन नीच के प्रभाव ज़्यादा दिखाने में सफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र का नीच होना ये कई सारी चीज़ों से कनेक्ट करता है। पहली बात, विवाह का अगर प्रश्न है तो सबसे पहले चीज़ होती है उसका कारक। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो शुक्र जो है वो विवाह का कारक होता है। इस कुंडली में शुक्र खुद नीच राशिस्थ अवस्था में है, पहली चीज जो कि गड़बड़ है। दूसरा, शुक्र बुध के साथ परिवर्तन योग में तो आ जाते हैं। परिवर्तन योग होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि शुक्र उठ के अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएंगे। वहां पे पहुंचने के बाद एक चुनौती और खड़ी होती है, वो ये कि सूर्य की मौजूदगी उस राशि में है और सूर्य वहाँ पे कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ प्रभाव कर रहे हैं। इवन दो कि सूर्य जो है वो तकरीबन तकरीबन 10 डिग्री के आसपास जाकर उच्च या नीच होते हैं। यहाँ पे सूर्य 26 डिग्री के मौजूद है। लेकिन इस कुंडली के अंदर जब सूर्य जो कि तकरीबन 26 डिग्री के हैं वो शुक्र के साथ जुड़ेंगे जो 21 डिग्री के हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शुक्र और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे जो विवाह का कारक ग्रह है शुक्र, वो दोनों ही स्थितियों में पीड़ित है। पहले खुद नीच राशिस्थ बैठ के, और यदि वो परिवर्तन योग में चला भी जाता है तो ऐसे स्थिति में सूर्य की मौजूदगी के कारण वो विचलित रहेगा ही रहेगा। तो पहली कंडीशन यानी कि विवाहिक जीवन में 33% की कमी शुक्र के पीड़ित होने, प्रभावित होने की वजह से कही जा सकती है। दूसरी बात कि जो इस कुंडली में, देखिए सवाल अगर मैरिज का हो तो हमारे लिए हाउसेस जो इम्पोर्टेंट हैं वो होते हैं फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। एट्थ हाउस में राहु की मौजूदगी है, पहली चीज। और दूसरी बात कि एट्थ हाउस का स्वामी अपने भाव से षडाष्टक हो गया है। मैरिज अगर 7th हाउस है तो मैरिज के बाद क्रिएट होने वाली फैमिली वो कहाँ से कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है उससे जस्ट नेक्स्ट हाउस से। तो मैरिज तो हो गई, परिवर्तन योग और सारी चीज़ों ने काम करके मैरिज तो करवा दी, लेकिन मैरिज की लॉन्गेविटी की जहाँ बात की जाए, चंद्रमा वो उठ के जाके अपने भाव से षडाष्टक बैठे, जिसकी वजह से वैवाहिक सुख के अंदर कमी कही जा सकती है। तो ये दूसरा वीक पॉइंट है। मैंने जब अपनी सीरीज बनाई थी तब भी मैंने आप लोगों से कहा था इन बातों पे ध्यान दीजिएगा कि जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव से उसका स्वामी षडाष्टक तो नहीं है, 6 8 12 तो नहीं बैठा। यहाँ पे ये रूल लागू होता है। इसके बाद देखिए
चंद्रमा बैठे भी तो जाके कहाँ, शुक्र के नक्षत्र में, और फिर शुक्र नीच राशि। ऐसी सिचुएशन में ये जो 8th हाउस लॉर्ड है, ये खुद ऐसा प्लेस्ड हो गया कि इसको नक्षत्र के लेवल पर भी समर्थन हासिल नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में फिर चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़े से वीक पड़ेंगे और चुनौतियां खड़ी करेंगे ही करेंगे वैवाहिक जीवन में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे आपको ध्यान देना चाहिए वो ये कि चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा लगन में ही बैठा है, चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से, दोनों ही कुंडलियों से अगर देखा जाए तो 7th हाउस का स्वामी बुध जो है वो इस कुंडली में पीड़ित है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं 7th हाउस भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा जो कि अष्टमेश है, उसकी दृष्टि 7th हाउस पे होने से, विवाह के स्थान पे होने से भी अड़चने कही जा सकती है। तो ये तो वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में खलल उत्पन्न करने का कार्य किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव की मौजूदगी है, और उनकी जो 10वीं दृष्टि है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं 7th हाउस पे माना जाएगा। और जब परिवर्तन योग काम करेगा तो बुध भी शनि के साथ आके बैठेंगे। 10 डिग्री के बुध, 12 डिग्री के शनि, 9 डिग्री के गुरु, इन सबके आपस में बैठने पर फिर भाव और भाव का स्वामी पीड़ित हो जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन है। दूसरी फैक्टर जो दशाओं को लेकर आपने सवाल किया उसको समझ लीजिए। आपकी कुंडली में राहु की महादशा जो है वो जीवन में अकस्मात 8th हाउस से अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तनों को दिखाने की कोशिश करेगी जिसका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र या स्टेटस अथवा आपके वैवाहिक जीवन पे होगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। इस कुंडली में बुध सप्तम और दसम के स्वामी है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन और आपके स्टेटस 10th हाउस को राहु की दशा अपने तरह से प्रभावित करने में सक्षम थी। राहु की महादशा में ही राहु की अंतर्दशा चल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा वैवाहिक पॉइंट ऑफ व्यू पर। दूसरा, कुछ समय तक अभी तकरीबन तकरीबन हम देखें तो 2023 के अंदर आपके नवंबर तक राहु में राहु की ही अंतर्दशा कार्य कर रही है। मैरिज की जहाँ तक बात है तो मैरिज कराने में सक्षम कौन कौन से हो सकते थे? एक सूर्य और एक बुध। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि देखा जाए तो मई से लेकर जुलाई के बीच में, मई से लेकर जुलाई के बीच में एक योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो योग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहे जा सकते। देखिए, इस समय राहु का महादशा और अंतर्दशा स्वामी का गोचर सूर्य कुंडली से सप्तम भाव में हो रहा है, जिसके दृष्टि से या जिसके प्रभाव से वो लगन और चंद्र लगन के सप्तमेश पे भी दृष्टि डालेंगे। लेकिन बात यही है कि राहु की दशा में सूर्य की बात हो रही है, आपको थोड़ा सा अथक प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बन पाती। दूसरा एक फैक्टर जो कि सपोर्ट करता है वो ये कि सूर्य नवांश कुंडली में लगन लॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो आपको थोड़ा सा एक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा ये जो दशा है 2023 को पूरा क्रॉस करने के बाद आगे जाकर गुरु की जब दशा बनेगी वहाँ पे भी आपको वैवाहिक जीवन में चुनौती का एक सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो अभी स्थिति बन रही है उसको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चले उस समय भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके मैरिज लाइफ के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए अगर बेटर कोई पीरियड है तो मेरे हिसाब से वो होगा जब 2026 के अप्रैल में गुरु की अंतर्दशा समाप्त हो जाए। अन्यथा अन्यथा अगर विवाह में आप जाते भी हैं तब भी आपको किसी न किसी रूप में, क्योंकि नवांश में गुरु बैठे भी अष्टम में है और अष्टम के स्वामी हैं, राहु नवांश की कुंडली में आपके छठे भाव में बैठ के बुध को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर दोबारा परेशानी का सबब बन सकता है। फिर सिचुएशन वही हो जाएगी कि इस कुंडली में काल सर्प दोष और ये दोष है, और इसकी वजह से विवाह और घर बसने वाली चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। इसलिए दशा के हिसाब से यदि देखा जाए
तो अभी आपको तकरीबन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अप्रैल 2026 तक। अन्यथा नवंबर 2023 के बाद से लेकर 2026 के बीच में फिर से किसी न किसी रूप में मैरिज के ऊपर चैलेंजेस खड़े होते हुए नज़र आएँगे। गुरु को यदि हम लगन कुंडली में भी देखें तो वो बैठे तो दशम में है, लेकिन उसका संबंध सूर्य के साथ है, जो कि नीच राशि होकर बैठे हुए हैं और फिर गुरु से नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे। ऐसी स्थिति में वो गुरु जो हैं, जो कि नवमांश कुंडली के अष्टमेश है, उसका संबंध नवमांश के लगन फर्स्ट हाउस लॉर्ड सूर्य से बनता है, जो किसी न किसी रूप में वैवाहिक जीवन को फिर से बाधित या प्रभावित करने में सफल हो सकता है। इसलिए दशाओं के हिसाब से देखूं तो आप पे राहु की जो दशा चाल अभी कर रही है कार्य, वो किसी न किसी रूप में आपको आपके स्टेटस या वैवाहिक जीवन के अंदर उलझनों में डाले रखने का कार्य कर सकती है। धन्यवाद।